गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईआर वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे डाई एटमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर के बारे में। देखिए, अपन एक डाई एटमिक मॉलिक्यूल लेते हैं ANB। ये मॉलिक्यूल रोटेशन कर रहा है और जब ये मॉलिक्यूल रोटेशन करता है तो इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है आउटवर्ड, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े डाले और उसको जब आप ऑन करते हो, इसका मतलब जब वो वॉशिंग मशीन रोटेशन करने लगती है तब जो कपड़े होते हैं वो सेंटर से बाहर की तरफ होते हैं और उनको बाहर की तरफ कौन धकेलता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर की तरफ लगता है। ए और बी के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसको अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अब जैसे जैसे कोई मॉलिक्यूल रोटेशन करेगा और जैसे जैसे उसका रोटेशन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ेगा, अर्थात उसको बाहर की ओर धकेलने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। तो मॉलिक्यूल की इस बॉन्ड लेंथ में चेंज आना चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं मान के चल रही हूं कि मेरा जो मॉलिक्यूल है वो रिजिड रोटेटर है। और रिजिड रोटेटर का मतलब है कि रोटेशन से उसकी बॉन्ड लेंथ पे कोई चेंज नहीं होता है। और जब इसको मैं रिजिड रोटेटर मान रही हूं तो इसके लिए अपन एनर्जी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से देते थे, BJ+1। और ये जो एनर्जी का अपन फॉर्मूला लिखते थे ये अपन किसके लिए लिखते हैं? रिजिड रोटेटर के लिए। लेकिन अपन को पता है कि मेरा जो मॉलिक्यूल है वो रिजिड या मैं नहीं होता, अर्थात उसके रोटेशन से उसकी बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है और बॉन्ड रिजिड नहीं होकर के कैसा होता है? इलास्टिक। और इलास्टिक का मतलब होता है कि जब मॉलिक्यूल रोटेशन करेगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ में चेंज आएगा और जैसे जैसे उसके रोटेशन लेवल की एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। इसका मतलब जो अपना मॉलिक्यूल है वो परफेक्टली रिजिड नहीं होता, इलास्टिक होता है। अब जब आप इसको इलास्टिक मानोगे तो उसको अपन बोलते हैं नॉन रिजिड रोटेटर। उसके लिए भी अपन ने एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव किया था, ER बराबर BJ+1 माइनस BJ² J+1 का स्क्वायर। और ये जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था ये अपन ने माना था नॉन रिजिड रोटेटर। इसका मतलब जब मॉलिक्यूल रोटेशन करेगा तो उसका बॉन्ड नो लॉन्गर रिजिड नहीं रहेगा, कैसा हो जाएगा? इलास्टिक। और इलास्टिक हो गया तो अब ये कैसा बन गया? नॉन रिजिड रोटेटर। और इस नॉन रिजिड रोटेटर में ये वाली जो टर्म है ये इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन कॉफिशिएंट। और डिस्टॉर्शन कॉफिशिएंट हमें ये बताता है कि किस हद तक डिस्टॉर्शन हुआ है बॉन्ड में। अब देखिए, जैसे ही कोई मॉलिक्यूल रोटेशन कर रहा है वैसे वैसे उस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन भी होगा। और वाइब्रेशन जब होगा, अब मैं ये मान के चल रही हूं कि मेरा जो मॉलिक्यूल है उसमें रोटेशन के साथ साथ क्या हो रहा है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशनल मोशन की भी अपन ने एनर्जी लिखी थी, E वाइब्रेशनल बराबर, पहले मैं लेके चल रही हूँ हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑसिलेटर। इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, मॉलिक्यूल में किसी भी हद तक वाइब्रेशन हो सकते हैं। और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अपन ने फॉर्मूला लिखा था V+12 ओमेगा ऑसिलेशन का बार। और ये अपन बात कर रहे थे किसके लिए? बोलो, हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए। पर अब मैं मान के चल रही हूं कि हार्मोनिक ऑसिलेशन में तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, पर मैं ये मान रही हूं कि मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन से अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसको अपन बोलते हैं अनहार्मोनिक ऑसिलेशन। और एक
टाइम के बाद यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं v प्लस हाफ ओमेगा ऑसिलेशन माइनस v प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ऑसिलेशन डॉट अक्स ई। और इस अक्स ई को अपन ने क्या कहा था? अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, जो हमें ये बताता है कि किसी भी बॉन्ड को किस हद तक स्ट्रेच किया जा सकता है। अगर उससे ज्यादा अपन ने बॉन्ड को स्ट्रेच किया तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जो हार्मोनिक सिस्टम था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनहार्मोनिक सिस्टम में। अब मैं बात करती हूं, अब अपन देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल मोशन भी हो रही है और रोटेशनल मोशन भी हो रही है। इसका मतलब मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन और रोटेशन दोनों हो रहे हैं। अभी मैं मान के चल रही हूं कि जब मेरा वाइब्रेशन मोशन होगा तो उसका इफेक्ट रोटेशनल मोशन पे होगा, और रोटेशनल मोशन की वजह से वाइब्रेशनल मोशन में भी चेंज आएगा, क्योंकि जब ये मॉलिक्यूल रोटेशन करेगा और जैसे जैसे इसके रोटेशनल की एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे मॉलिक्यूल ये बॉन्ड लेंथ में चेंज आएगा, और वैसे वैसे मैं बोल सकती हूँ कि उसकी वाइब्रेशनल मोशन भी चेंज होगी। लेकिन अभी मैं अजम्पशन कर रही हूँ, मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे वाइब्रेशन मोशन का रोटेशनल मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और मेरे रोटेशनल मोशन का वाइब्रेशनल मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। अगर वाइब्रेशनल मोशन होगा तो उसकी वजह से रोटेशनल मोशन पे इफेक्ट होगा, रोटेशनल मोशन की वजह से वाइब्रेशनल मोशन पे इफेक्ट होगा, क्योंकि अब रोटेशनल मोशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है 1 से 10 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर इतनी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन होगी तो उसमें रोटेशनल मोशन होगा, लेकिन वाइब्रेशनल मोशन के लिए अपन को जो एनर्जी चाहिए, या मैं बोलूं 2 वाइब्रेशनल लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप है वो होता है 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर। इसका मतलब इतनी एनर्जी होगी तब उसके वाइब्रेशनल मोशन में चेंज होगा। तो आप देख रहे हो रोटेशनल मोशन के लिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वाइब्रेशनल मोशन के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसका मतलब वाइब्रेशनल मोशन होगा तो मॉलिक्यूल के रोटेशनल मोशन में चेंज होगा। लेकिन अभी मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरा मॉलिक्यूल है उसमें रोटेशनल मोशन की वजह से वाइब्रेशनल मोशन पे कोई चेंज नहीं है, और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से रोटेशनल मोशन पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। और इसी अजम्पशन को अपन बोलते हैं बॉर्न हैबर अप्रोक्सीमेशन, बॉर्न ऑपनियर अप्रोक्सीमेशन, नॉट हैबर, सॉरी, बॉर्न ऑपनियर अप्रोक्सीमेशन। अब मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेशनल मोशन पे इंडिपेंडेंट कर रहा है, और जो मेरा मॉलिक्यूल है वो रोटेशनल मोशन इंडिपेंडेंट कर रहा है। तो जब मैं टोटल एनर्जी की बात करूंगी तो टोटल एनर्जी में इन दोनों एनर्जीज को मैं लिख सकती हूँ, जोड़ सकती हूँ। तो देखिए जब अपन ई टोटल लिखेंगे तो वो बोलो किसकी वजह से होगी? वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल, दोनों की वजह से होगी। अभी मैं मान के चल रही हूँ कि मेरा मॉलिक्यूल रिजिड रोटेटर है, और रिजिड रोटेटर है इसका मतलब उसके रोटेशनल मोशन से उसके बॉन्ड लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो रिजिड रोटेटर। और ये मैं मान के चल रही हूँ कि वाइब्रेशनल मोशन है, और एक हद के बाद, या बोलूं वाइब्रेशनल एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगी एक टाइम के बाद बॉन्ड टूट जाएगा और ये क्या बन जाएगा? अनहार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अभी भी मैं रिजिड मॉलिक्यूल मान रही हूँ, कोई ए एंड बी रिजिड मॉलिक्यूल है जिसमें रोटेशनल मोशन हो रहा है, साथ ही इसमें वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है। बोले तो बॉन्ड स्ट्रेच होगा, कंप्रेस होगा। ये मैं मान के चल रही हूँ कि रोटेशनल मोशन है और रिजिड मॉलिक्यूल है। तो देखिए टोटल एनर्जी जो होगी वो कैसे लिख सकते हैं? अनहार्मोनिक के लिए अपन एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं v प्लस हाफ ओमेगा ऑसिलेशन माइनस v प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ऑसिलेशन डॉट एक्स ई।
प्लस रिजिड रोटेटर के लिए अपन ने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था Bj+1। इसका मतलब डाई एटमिक वाइब्रेटिंग जो रोटेटर है, जो ऐसा मॉलिक्यूल जो रोटेशन के साथ साथ वाइब्रेशन भी कर रहा है, तो उसके लिए अपन एनर्जी का फॉर्मूला इस तरीके से दे सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, अपन इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, और ये ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा है। जब भी अपन ने ग्राफ बनाया तो अपन ने कहा, मान लीजिए अपने पास ये ग्राफ मैंने पहले कुछ इस तरीके से बनाए। मैं बनाती हूँ, देखिए ये मैंने ग्राफ बना दिया, और इसके लिए जो ग्राफ आता है वो ये ग्राफ सेम वही है जो अपन ने, सॉरी मैं दोबारा बनाती हूँ। देखिए, अपन ने अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एक ग्राफ बनाया था, और जिसमें अपन ने कहा था ये होता है V बराबर 0, ये V बराबर 1, ये होता है V बराबर 2, ये होता है V बराबर 3, V बराबर 4, एंड एक टाइम आता है जिसके बाद बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और इसको अपन ने कहा था बॉन्ड डिसोसिएशन पॉइंट। ठीक है, अब इसी ग्राफ को मैं मैग्नीफाई कर देती हूँ, और मैग्नीफाई करने के साथ साथ देखिए ग्राफ कुछ हो जाता है इस तरीके से। और ये मेरा अभी भी बोलो क्या है, V बराबर 0, और ये जो मेरा है ये है V बराबर 1। ध्यान रखेंगे आप, अभी ये 0 वाइब्रेशनल लेवल है, या बोलूं लोअर वाइब्रेशनल लेवल है, ये हायर वाइब्रेशनल लेवल है, जहाँ पे वाइब्रेशनल रोटेशन नंबर का मान 0, यहाँ पे कितना है 1। और इसके अंदर जो मैंने दिखाए हैं ये है J बराबर 0, J बराबर 1। तो ये वाइब्रेशनल मोशन है, जिसमें मैंने आपको क्या दिखा रखा है, रोटेशनल मोशन। ध्यान में रखेंगे, ये V बराबर 0 वाइब्रेशनल लेवल है, या बोलूं लोअर एनर्जी वाला वाइब्रेशनल लेवल है, जिसमें बहुत सारे क्या हो रहे हैं, रोटेशनल मोशन। ये V बराबर 1 वाला है, सेम एज ये अपना किसका बनेगा, हायर एनर्जी लेवल्स में, जहां पे वाइब्रेशन मोशन के साथ साथ अपने क्या हो रहे हैं, रोटेशनल मोशन। क्योंकि अपन ने कहा था कि रोटेशनल मोशन के लिए एनर्जी चाहिए 10 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास, लेकिन वाइब्रेशनल मोशन जब होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लगभग 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। इसका मतलब यदि किसी मॉलिक्यूल को V0 से V1 के लिए जाना है, तो अपन को पता है एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, तो एक निश्चित अमाउंट एनर्जी का वो अब्जॉर्ब करेगा, और कहाँ पे चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे। अब देखिए, अपन इस ग्राफ से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स निकालते हैं, वो क्या क्या है वो देखिए। मैं एक बार इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ कि ये मेरा V बराबर 0 वाइब्रेशनल लेवल है, या बोलूं लोअर एनर्जी वाइब्रेशनल लेवल है। तो मैं इसको लिख देती हूँ V बराबर 0। सेम एज अपन बना लेते हैं हायर एनर्जी लेवल के लिए। देखिए, जब आप हायर एनर्जी लेवल में बात करेंगे तो यहाँ पे बात क्या हो जाएगी, V बराबर, ये हो गया V बराबर 1, और इसमें ये अपने क्या हो रहे हैं, रोटेशनल मोशन। इसको ऐसे लिख देती हूँ, J बराबर 0, J बराबर 1, J बराबर 2, J बराबर 3 एंड J बराबर 4। और ऐसे ही इसको मैं लिख देती हूँ J-0, J-1, J-2, J-3 एंड J-4। ये मैंने रोटेशनल मोशन दिखाई है। और यहाँ पे देखिए डेल्टा V का मान बोलो अभी भी कितना है, प्लस का 1। ये अपना सिलेक्शन रूल बोलता है। अब देखिए, अपन बात करते हैं कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, उसको अपन ने, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अब्जॉर्ब किया, और अब्जॉर्ब करने के बाद में हो सकता है वो 0 रोटेशनल लेवल से 0 रोटेशनल वाले लेवल पे चला जाए, हो सकता है वो 0 से 1 वाले रोटेशनल लेवल पे चला जाए। इसका मतलब वाइब्रेशनल लेवल 0 से 1 पे जा रहा है, लेकिन रोटेशनल में हो सकता है वो 0 से 1 पे चला जाए, हो सकता है 0 से 2 पे चला जाए, हो सकता है 0 से 3 पे चला जाए। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज को अपन देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरा मॉलिक्यूल यहाँ था, जैसे ही उसने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, वो
हायर वाइब्रेशनल लेवल के जीरो रोटेशनल लेवल पे पहुंच गया। इसका मतलब देखिए यहाँ पे भी वो जे बराबर कहाँ पे था, जीरो पे, यहाँ पे भी कहाँ चला गया, जे बराबर जीरो। लेकिन अब उसका वाइब्रेशनल लेवल चेंज हो गया। जो पहले वाइब्रेशनल लेवल लोअर एनर्जी का था, अब वो बोलो कहाँ पे चला गया, हायर एनर्जी पे। क्लियर? या हो सकता है कि मेरा जो मॉलिक्यूल है वो J1 से बोलो कहाँ पे चला जाए, J1 पे। तो यहाँ पे भी देखो वो सेम रोटेशनल लेवल पे है, यहाँ पे भी वो सेम रोटेशनल लेवल पे है। ये भी हो सकता है कि मेरा मॉलिक्यूल दूसरे वाले रोटेशनल लेवल से हायर वाइब्रेशनल लेवल के दूसरे रोटेशनल लेवल पे चला जाए। वाइब्रेशनल लेवल हायर हो गया और इसका दूसरा रोटेशनल लेवल। क्लियर? तो ये J0 से J0 पे जा रहा है, 1 से कहाँ पे जा रहा है, हायर एनर्जी के वाइब्रेशनल लेवल में J1 पे, रोटेशनल लेवल पे ये 3 पे। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे सब जगह डेल्टा G का मान बोलो कितना होता है, 0। और जब डेल्टा G का मान 0 होता है तो स्पेक्ट्रा में जो अपन को लाइंस मिलती हैं, इन लाइंस को अपन बोलते हैं क्यू लाइंस या क्यू ब्रांच। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि मान लीजिए मेरा जो मॉलिक्यूल जीरो रोटेशनल लेवल पे था वो सीधे कहाँ पे पहुंच जाए, जे हायर एनर्जी के 1 रोटेशनल लेवल पे, 1 वाले रोटेशनल लेवल पे पहुंच गया। ये भी हो सकता है कि मेरा जो मॉलिक्यूल है वो 1 रोटेशनल लेवल से हायर एनर्जी के दूसरे वाले रोटेशनल लेवल पे पहुंच जाए, या फिर लोअर एनर्जी के वाइब्रेशनल लेवल के J2 से बोलो कहाँ पे जंप कर जाए, J3 पे। और इन सब कंडीशंस में देखिए डेल्टा J का मान बोलो कितना है, प्लस का 1। तो स्पेक्ट्रा में जो लाइंस बनेंगे उन लाइंस को अपन बोलेंगे आर लाइंस। क्लियर? एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मेरा मॉलिक्यूल 0 से सीधे कहाँ पे जंप कर जाए, 2 पे, या 1 से बोलो कहाँ जंप कर जाए, 3 पे, या 2 से बोलो कहाँ जंप कर जाए, 4 पे। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा J का मान बोलो कितना होगा, प्लस का 2। तो जो मेरी लाइंस आएंगी स्पेक्ट्रा में उन लाइंस को अपन क्या बोलेंगे, एस लाइंस। क्लियर? ये भी तो हो सकता है कि कोई मॉलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल से लो, यहाँ पे V बराबर 0, मैं इसकी बात कर रही हूँ, वाइब्रेशनल लेवल में अभी भी V बराबर 0 पे है, यहाँ पे वाइब्रेशनल लेवल में हायर एनर्जी पे है, लेकिन यहाँ के लोअर एनर्जी से या बोलूं यहाँ के J1 से कहाँ पे चला जाए, J0 पे। इसका मतलब लोअर एनर्जी के जो वाइब्रेशनल लेवल है वहां पे वो हायर स्टेट में है, J बराबर 1 पे है। तो यहाँ पे जो हायर एनर्जी वाला वाइब्रेशनल लेवल है उसके लोअर स्टेट में आ गया, J बराबर 0 पे चला गया। क्लियर? तो यहाँ पे था 1, यहाँ पे कहाँ से चला गया, 0 पे। ये भी तो हो सकता है कि वो 1 से बोलो कहाँ पे चला जाए, सॉरी, ये भी हो सकता है कि मेरा जो मॉलिक्यूल है वो 2 से बोलो कहाँ पे चला जाए, 1 पे। अभी 1 से कहाँ पे गया है, 0 पे, फिर बोलो 2 से कहाँ पे चला जाए, 1 पे। ऐसे ही 3 से बोलो कहाँ पे चला जाए, सॉरी 4 से, 3 से कहाँ पे चला जाए, 2 पे। देखो ये गया है 1 से 0 पे, ये गया है 2 से 1 पे, और ये गया है 3 से 2 पे। तो यहाँ पे डेल्टा J का मान बोलो कितना होगा, माइनस का 1। और स्पेक्ट्रा में जो मेरी लाइंस आएंगी उन लाइंस को बोलेंगे P लाइंस। ये भी तो हो सकता है कि मेरा मॉलिक्यूल सीधे ही लोअर वाइब्रेशनल लेवल के दूसरी स्टेट से या दूसरे रोटेशनल लेवल से कहाँ पे चला जाए, हायर एनर्जी के वाइब्रेशनल लेवल के लोअर रोटेशनल लेवल पे, 0 पे। 0 से, सॉरी 2 से कहाँ पे चला गया, 0 पे। ये भी तो हो सकता है कि वो 3 से कहाँ पे चला जाए, 1 से, या 4 से बोलो कहाँ पे चला जाए, 2 पे। तो यहाँ पे जो एनर्जी, सॉरी डेल्टा J का मान होता है वो होता है माइनस का 2। और जो मेरी ब्रांच आती है उस ब्रांच को अपन कौन सी ब्रांच बोलेंगे, कौन सी लाइनें बोलेंगे, O। तो ध्यान में रखेंगे जब डेल्टा J का मान 0 तब Q ब्रांच बनेगी, डेल्टा J का मान प्लस का 1 तो R ब्रांच बनेगी,
डेल्टा जे का मान +2 तो S ब्रांच बनेगी, डेल्टा जे का मान -1 तो P ब्रांच बनेगी, और डेल्टा जे का मान -2 तो O ब्रांच बनेगी। और एक बात और ध्यान रखने लायक है कि मेरी R और S जो ब्रांच होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, J बराबर 0 से। आप देख सकते हैं 0 से, लेकिन क्या O एंड P 0 से स्टार्ट होती हैं क्या? नहीं। तो ऐसे लिख सकती हूँ, दे नेवर ओरिजिनेट J बराबर 0 से ओरिजिनेट नहीं होती हैं, ये J बराबर 0 से ओरिजिनेट होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रांचेस कैसे बनी, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।